वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने बायोलॉजी में सेल के टॉपिक पर बात की थी और हमने ये जाना था कि सेल क्या है और सेल को क्यों पढ़ा जाता है। और कल हमने सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिया था कि सेल क्या है, सेल को किसने खोजा है ना, सेल हमारी बॉडी में क्या कार्य करती है, सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, है ना, मानव की सबसे बड़ी सेल, मानव की सबसे छोटी सेल, ऐसी तमाम तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिए थे। और मैंने आपको हल्का फुल्का एक स्ट्रक्चर भी बता दिया था, है ना, कि पादप सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल या जंतु सेल क्या होती है। तो कल हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था कि सेल जो है वो सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती है। एक गोलाकार होती है जिसे हम जंतु सेल कहते हैं, है ना, और एक इस तरीके से होती है ना, जिसे हम पादप सेल कहते हैं, है ना। इसका आकार अलग अलग है तो इसका कारण इसकी सेल वॉल होती है ना, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है और जंतु और पादप कोशिका अपने आप में कैसे भिन्न है। आज हम सेल या कोशिका, जैसे किसी भी मशीन को अगर आपको चलाना है, मोबाइल को आपको चलाना है, बैटरी को आपको चलाना है ना, तो उसमें सेल की आवश्यकता होती है ना। तो वो सेल अलग है, वो सेल उस मशीन, उस एपरेटस, उस मोबाइल, उस बैटरी को चलाने का काम करता है, वो उसकी पावर है। वैसे ही आपकी बॉडी की जो पावर है वो आपकी सेल है, वो आपकी सेल है ना। मानव की सेल अलग होती है ना, जंतुओं की सेल अलग होती है, सभी जंतुओं की अपनी अपनी सेल अलग होती है, लेकिन सबकी सेल में इसके अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गन या छोटे छोटे कोशिकांग समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं, जिनका अपना अपना कार्य बटा होता है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार होता है, उस परिवार में पिताजी का काम है पैसे कमाना, मम्मी का काम है खाना बनाना, बच्चों का काम है पढ़ना, है ना, और जो अगर कुछ बुजुर्ग हैं, बाबूजी वगैरह हैं, उनका काम होता है सही से दिशा देना और कुछ पुरानी चीज़ों का अनुभव प्रदान करना। ठीक है, सभी के काम घर में बटे होते हैं। वैसे ही एक प्रकार का घर है, एक प्रकार का घर है, इसमें सभी प्रकार की आपकी जो क्रियाएं हैं वो संचालित की जाती हैं और इसमें भी जो सेल ऑर्गन हैं, जो कोशिकांग हैं, उनके कार्य बटे होते हैं। उनके कार्य क्या है? बटे होते हैं। तो आज हम एक एक कोशिकांग को उठाएंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, है ना। किसकी खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया, ये करता क्या है, इसका अन्य नाम क्या है ना, और एक इसकी पोजीशन सेल में कहाँ है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने किसी अंग को खोजा है और नाम दे दिया, है ना। किसी में किसी ने खोजा, किसी ने नाम दिया, किसी में प्लांट में किसी ने खोजा, किसी ने नाम दिया, और कुछ एक आर्गन या दो आर्गन ऐसे रहेंगे जिनकी खोज किसी के द्वारा नहीं की गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि रिसर्च सेंटर में या प्रयोगशालाओं में बहुत सारे वैज्ञानिक दल को प्राप्त हुए, इसलिए इनके बारे में खोज का कोई श्रेय नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम है। मैं हर एक ऑर्गन का, हर एक सेल ऑर्गन का आपको वैज्ञानिक का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल वॉल से। ठीक है, आई होप आपको इतने बड़े शब्द बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल हो रहे होंगे। अगर फिर भी विजिबल नहीं होते, देखने में कठिनाई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर ये समस्या है। वैसे तो ये सभी दिख रहे होंगे, अगर ना दिखें तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, यूट्यूब में जाकर वीडियो क्वालिटी का जो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको 480 सिलेक्ट कर लेना है ना। 480 जनरली हम 360 पे देखते हैं, 480 वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल हो जाएगा। यहाँ लिखने का कारण ये है, यहाँ इन सभी चीज़ों को लिखने का कारण ये है ताकि आपके नोट्स बनाने का जो सीक्वेंस है वो बना रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, कम समय में ज़्यादा डाटा कवर हो सके, ज़्यादा मुझे लिखना ना पड़े, इसलिए इसको पहले से लिखा गया है। आपके मन में ये शब्द बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इनके बारे में मुझे पता नहीं है। इनके बारे में इतना जितना यहाँ लिखा है इससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको एक एक सेल ऑर्गन के ऊपर बात करूंगा और डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें आता नहीं है, हमने लिख लिया है और हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, ये क्या है, क्या करता है, खोज किसने की, सब कुछ।
है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी, आपकी हेडिंग पड़ेगी कि कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, है ना, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग इंग्लिश में लिखेंगे आप, है ना, सेल ऑर्गन। क्या लिखेंगे, सेल ऑर्गन ऑफ द सेल, है ना, सेल ऑर्गन ऑफ द सेल। अब आप कहेंगे ये सेल ऑर्गन किसके हैं, तो ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, केवल दो को छोड़कर, केवल दो को छोड़कर। और एक और हल्का फुल्का देखने को मिलता है आपको, वैक्यूल या रिक्टिका, तो उस पर भी हम बात करेंगे, तो वहां मैं आपको लिखा दूंगा, है ना। तो कोशिका के विभिन्न कोशिकांग में सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे आप सेल वॉल, सेल वॉल। यहां सब इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी याद करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके साथ समस्या हो सकती है कि जैसे सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है ना, लेकिन हिंदी में कभी कभी क्या है, सेल वॉल लिखा जाता है इस तरीके से। ये हिंदी मीडियम के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपकी वॉट लगा देता है और एक क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन करा देता है। तो आप क्या करें, सेल वॉल लिखें, ब्रैकेट में लिख लें कोशिका भित्ति। क्या लिखेंगे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, भित्ति और झिल्ली की खोज का श्रेय किसी को नहीं जाता। भित्ति और झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की खोज का श्रेय किसी को नहीं जाता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं जाता, वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब रॉबर्ट हुक भाई साहब ने इस सेल को देखा होगा, तो आप मुझे बता दो कि इस सेल में क्या देखा होगा, इस सेल में क्या देखा होगा। जब उन्होंने कोशिका को देखा होगा तो कोशिका को बाहर से देखा होगा ना, इसको भी बाहर से देखा होगा। जब दोनों को बाहर से देखा तो सबसे पहले इनको सेल वॉल दिखी होगी पादपों में, और और एनिमल में आपको झिल्ली दिखी होगी। इसलिए झिल्ली और वॉल का खोज का श्रेय किसी को नहीं जाता, क्योंकि जिन्होंने कोशिका को खोजा उन्होंने सबसे पहले झिल्ली को ही देखा होगा, क्योंकि ऊपर से जब अध्ययन करेंगे तो झिल्ली और भित्ति दिखाई देगी, है ना। इसलिए इसमें कभी नहीं जाता किसी का श्रेय, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप मिले तो मुझे बता देना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आप कहेंगे सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब आप कहेंगे पॉलीसेकेराइड क्या है, तो पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक भोज्य पदार्थ होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, सेल के चैप्टर को खत्म करने के बाद हम कार्बोहाइड्रेट पर बात करेंगे और डिटेल से मैं आपको कार्बोहाइड्रेट समझा दूंगा, ताकि इस चीज को आप इस चीज से लिंक कर पाएं, इससे क्या कर पाए, लिंक कर पाए। और जब हम मानव को पढ़ेंगे, अन्य जंतुओं की प्रोसेस को पढ़ेंगे, तब वहां ये दिक्कत ना आए कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन मानव या जंतुओं के लिए जो जरूरी भोज्य पदार्थ है उसी के बारे में हम नहीं जानते, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहां सबसे क्लियर हो जाएगा कि मोनोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है। तमाम तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको क्रम से नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि ये जो डाटा है ये डाटा आपको नोट्स बनाने के बाद ही याद होगा, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है ना, इससे बनती है, निर्मित होती है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है, सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कोशिका जो है कोशिका में सबसे पहले जीव द्रव्य बना, ऐसा स्टैनली और मिलर ने साबित कर दिया था अपने प्रयोग के आधार पर। तो जब जीव द्रव्य बना तो इस जीव द्रव्य में पहले कोशिका अंग आया, तो इसमें एक अंग आया जिसका नाम था गोल्जी बॉडी। क्या नाम था, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी पर अभी बात होगी डिटेल से। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी ईआर की सहायता से, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों की सहायता से सेल वॉल का क्या होता है, उत्पन्न होता है। मतलब सेलुलोज निकलता है और सेलुलोज झिल्ली के ऊपर जाकर इस तरीके से सेल वॉल बना देता है
इस तरीके से सेल वॉल बना देता है, यहां से निकलता है किससे, गोल्जी बॉडी से। हमेशा याद रखना कि सेल वॉल का उत्सर्जन किससे होता है, मतलब निर्माण किससे होता है, तो गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी ऑप्शन में ना रहे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में अंतःप्रदब्बीय जालिका लगा देना है। गोल्जी बॉडी का हिंदी नाम भी गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल कितने प्रकार की होती है ना, तो सेल वॉल 4-5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपका सेलुलोज है, पहला प्रकार आपका क्या है, सेलुलोज है। अब आप कहेंगे सेलुलोज तो अभी आपने कुछ और बताया था। देखो होता क्या है, बनती बाय डिफॉल्ट सेल वॉल ही है, लेकिन ये सेल वॉल अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की बनती है, इसलिए इसके टाइप हैं। अगर ये सेलुलोज की बनी होगी तो ये जो वॉल है, ये सेल वॉल है, ये प्लांट में बनेगी। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा टाइप होता है काइटिन, दूसरा टाइप होता है काइटिन। काइटिन भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपका सेल वॉल है जो काइटिन से बनती है। ये आपकी कवक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है। एक होता है पेक्टिन, लिखते जाना है आपको एक एक करके, है ना। 1 पॉइंट देखो, जैसे इसकी हेडिंग इस तरीके से पड़ी है एक, तो इसके अंदर इस तरीके से डालना आप 1 2 3 सब हेडिंग, मतलब इसके टाइप हो जाएंगे। पहला टाइप क्या है, सेलुलोज, ये प्लांट में वॉल बनाती है। दूसरा आपको लिखना है काइटिन, काइटिन आपकी कवक, कवक को हिंदी में कहते हैं, सॉरी कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, और सामान्य भाषा में फफूंद कहा जाता है। तो इसके ऊपर का जो कवर है ना, कुकरमुत्ता वगैरह आप खाते होंगे, है ना, जो मशरूम वगैरह होता है, तो उसको जब आप खाते हैं तो उसके ऊपर की जो बाल होती है, जो भित्ती होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन के बाद आता है एक प्रकार पेक्टिन, तीसरे नंबर का आता है पेक्टिन। पेक्टिन में कीटों की जो बॉल होती है, कीट समझ रहे हैं ना, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इनकी जो बाल है वो पेक्टिन की बनी होती है। और एक होता है जाइलिन, क्या होता है, जाइलिन। तो जाइलिन जो प्रकार है ये जाइलम की सेल वॉल को तैयार करता है। अभी तक आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा, हम इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे कि उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम की जो ऊपर की भित्ति होती है वो जाइलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जाइलिन की बनी होती है। और एक और अंतिम भाग आता है आपका लिग्निन, क्या आता है, लिग्निन, है ना। तो सेलुलोज बता दिया, काइटिन बता दिया, पेक्टिन बता दिया, जाइलिन बता दिया, और अंतिम आता है लिग्निन। तो लिग्निन जो है ये हमारा, ये भी पेड़ों पौधों में ही पाया जाता है, ये हमारा पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। और ये भी देखो, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज बाहरी बाल है, और जो ये लिग्निन होता है ये अंदर की तरफ होता है। ये क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और ये पौधों का सर्वाधिक कठोर भाग है। हाईएस्ट हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, हाईएस्ट हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट कौन है, लिग्निन है ना। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने पेड़ काटा होगा, तो इस तरीके से पेड़ जब आप काटते हैं तो ये जो छाल है ये एक बार में कट जाती है। छाल जो है वो एक बार में कट जाती है, एक कुल्हाड़ी आप मारते हैं, छाल यहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर का जो भाग होता है, उसके अंदर का जो भाग होता है वो आसानी से नहीं कटता। उसमें आप कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी वापस भी आने लगती है, और वो थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो वो लिग्निन से बना होता है, और भी उसमें कैम्बियम वगैरह होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको सेल वॉल में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल में आज तक जो क्वेश्चन बना है वो बस इतना ही बना है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम जो है वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उस पर भी हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें सेकंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या डालेंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। कभी कभी नाम केशिका झिल्ली भी लिखा रहता है, कभी कभी केशिका झिल्ली भी लिखा रहता है, कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं सेल मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं प्लाज्मोलेमा भी लिखा रहता है। प्लाज्मोलेमा, ये नाम आपके लिए पहली बार होगा, प्लाज्मोलेमा, है ना, प्लाज्मोलेमा हो गया, है ना, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, केशिका झिल्ली हो गया। एक नाम के मैंने बहुत सारे नाम बता दिए। देखो होता क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती, पढ़ सब लेते हैं, लेकिन उसके बाद आंसर कोई नहीं दे पाता, सिलेक्शन किसी का नहीं होता। तो उसका कारण केवल एक ही है। होता क्या है कि आपने किसी भी चीज को पढ़ा, और पढ़ने के बाद होता क्या है कि उसका जो डाटा है, जो उसका शब्द है, जब वो बदल कर देता है तो आपको वो समझ में नहीं आता।
मान लो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारा डाटा पढ़ लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से याद कर लिया, और उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक फंक्शन पूछ लिया और ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं दिया, तब वहां आप घबरा जाएंगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकता है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकता है, कोशिका झिल्ली भी कह सकता है, केशिका झिल्ली भी कह सकता है, प्लाज्मोलेमा भी कह सकता है। करती क्या है, ये जंतु और पादप कोशिका, देखो इसमें एक चीज और लिख लेना सेल वॉल में, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, पादपों में, पौधों में पाई जाती है। ये सेल वॉल आपको कहीं से कहीं तक जंतुओं में नहीं मिलती। जंतुओं में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से जितनी भी चीजें हैं वो दोनों में होंगी, यहां से जितनी भी चीजें हैं वो दोनों में होंगी। जो चीज दोनों में नहीं होंगी उसमें मैं नोट करके लिखा दूंगा। तो सेल वॉल में आप नोट करके लिख लें, केवल पादपों में प्रेजेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में होती है, बनती किससे है, तो लिपिड और प्रोटीन की। किससे बनती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनती है। अब लोग कहते हैं ये करती क्या है ना, ये करती क्या है, तो एक अर्ध पारगम्य की तरह कार्य करती है। और जो कोशिका होती है, आपको अभी मैंने बोला कि सारी चीजें और सारी जो क्रियाएं हैं वो आपकी कोशिका के अंदर ही होती हैं। भोजन का पाचन भी है तो वो यहीं सही से होता है, और भोजन का अवशोषण भी है वो वहीं सही से होता है, और भोजन में जो श्वसन है ना, श्वसन है वो भी यहीं होता है। और अब आप कहेंगे श्वसन तो हम नाक से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, नहीं, ये गलत है। अभी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि श्वसन क्या होता है और श्वास क्या होता है ना, रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है, इस पर हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो श्वसन भी आपका सेल में होता है। ऊर्जा का संरक्षण, जो आपको ऊर्जा आती है ना वजन उठाने के लिए, वो भी इसी सेल के अंदर होती है। तो जब इसके अंदर सब कुछ हो रहा है तो इससे अंदर भी जाएगा और कुछ उत्सर्जी पदार्थ बाहर भी आएंगे। वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिन वगैरह है ना, पसीना वगैरह है, ये सब बाहर निकलता है और कुछ अंदर जाता है। तो इस सभी के लिए आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ना। इससे सारी चीजें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं। जरूरी चीजें अंदर आती हैं और जो इसके लिए जरूरी है वो बाहर नहीं जाने देती, और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वही इससे बाहर जा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेल से अगर कुछ भी बाहर या अंदर जाता है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से हो सकता है। इसलिए इसका जो स्वभाव है वो अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल होता है। अब कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत रिसर्च किया कि यार इस पर क्या है, कैसे बनती है, ये क्या होता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर मत रखे, है ना। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनियल। क्या नाम था, डेनियल, है ना, डेनियल। इनके एक और दोस्त थे डेविसन, डेविसन। तो डेनियल और डेविसन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं त्रिस्तरीय झिल्ली सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने, त्रिस्तरीय झिल्ली सिद्धांत। तो इस त्रिस्तरीय झिल्ली सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने, एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार किया कोशिका झिल्ली का, और उस झिल्ली को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि झिल्ली जो है वो सिंगल नहीं होती, इसमें 3 लेयर होती हैं। 3 लेयरों के अलग अलग नाम दिए, उसके अलग अलग प्रकार बताए, अलग अलग उसकी लंबाइयां बताई, है ना। इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ाने को तो हम त्रिस्तरीय मॉडल पर भी बहुत बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, एक पूरा चैप्टर है, लेकिन वो कभी आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो केवल आपको फैक्ट याद रखना है कि त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, तो डेनियल और डेविसन ने। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम था रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने कहा कि नहीं, ये त्रिस्तरीय नहीं बल्कि ये इकाई है। ये क्या है, इकाई है। इसलिए उनकी जो सिद्धांत है वो है इकाई झिल्ली परिकल्पना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मतलब उसी के अंदर एक रॉबर्टसन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, इकाई झिल्ली परिकल्पना, है ना। तो लिखते जाएं आप, है ना, जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजें लिखूं, है ना, यहां वैसे लिखा भी है। त्रिस्तरीय सिद्धांत डेनियल और डेविसन ने दिया, इकाई झिल्ली परिकल्पना, इकाई झिल्ली सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। और फिर इसके बाद एक और आए जिनका नाम था सिंगर तथा निकोलसन, है ना। नाम बड़ा अजीब सा है, सिंगर, पता नहीं शायद गाना आना गाते हो इसलिए इन्होंने अपना नाम सिंगर रख लिया। बचपन में गाने बजाने का शौक होगा। तो इनका नाम क्या था, सिंगर तथा निकोलसन। एक सिंगर थे और एक निकोलसन थे। इन्होंने क्या मॉडल दिया, द्रव मोज़ेक मॉडल, है ना, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या द्रव आधारित मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले
द्रव को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि एक द्रव से बनी होती है ना। उस द्रव में क्या पाया जाता है, तो लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है ना। तो ये 3 सिद्धांत बस याद रखें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है ना। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन में बस यही पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या है बस, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। या फिर बच्चों वाला क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में पाई जाती है कि पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तीसरी हेडिंग पड़ेगी हमारी प्रोटोप्लाज्म। तीसरी हेडिंग हमारी पड़ेगी प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में से जीव द्रव्य कहते हैं, हिंदी में से जीव द्रव्य भी कहते हैं, हिंदी में से कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, है ना। केशिका द्रव्य भी कहा जाता है, जीव द्रव्य भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, केशिका द्रव्य भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 नाम बता दिए हैं। पॉज कर कर आपको इनको लिखते जाना है, क्योंकि जब नाम बदलता है ना, तो फिर डाटा भी हमें समझ में नहीं आ पाता। एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा। जो प्रोटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है, जीव द्रव्य बनाता है। अब आप कहेंगे ये क्या समस्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से अध्ययन केंद्रक का भी होता है ना। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और पूरा केंद्रक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और केंद्रक के अंदर डीएनए भी हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है, ये यहां भी द्रव्य भरा है, तो ये द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है और ये द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है, और दोनों को एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, वैसे कहीं कहीं केवल साइटोप्लाज्म भी लिख देते हैं और वो प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म पर चर्चा न्यूक्लियस के चैप्टर में होगी। तो यहां केवल आपको ये याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने की। जीव द्रव्य की खोज की थी डू जार्डिन ने। किसने की थी? डू जार्डिन, यहां लिखा हुआ है डू जार्डिन। बहुत सारी बुकों में पुरकिंजी लिखा हुआ है, लूसेंट वगैरह आप पढ़ेंगे तो लूसेंट में पुरकिंजी लिखा हुआ है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। तो इसे आप लूसेंट में जाकर सही कर लीजिएगा, है ना, कि प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है वो डू जार्डिन ने की, और जहां आपका पुरकिंजी लिखा है तो पुरकिंजी में आप क्या लिख लेंगे, नामकरण, है ना। पुरकिंजी में क्या लिख लेंगे, नामकरण, है ना। तो खोज डू जार्डिन के द्वारा की गई और नामकरण पुरकिंजी के द्वारा किया गया। बात क्लियर है? नामकरण क्या किया, प्रोटोप्लाज्म किया। ठीक है, सब समझ में आ गया। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब बात आती है कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म करता क्या है। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अच्छे से आप नोट करके लिखेंगे कि यह जीवन का भौतिक आधार है। यह जीवन का भौतिक आधार है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक आधार है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी प्रकार के कोशिकांग किस कोशिकांग में पड़े रहते हैं। सभी प्रकार के छोटे छोटे कोशिकांग किस कोशिकांग में मौजूद रहते हैं, तो उसका आंसर भी क्या है आपका, जीव द्रव्य है। क्योंकि ये देखो यहाँ जीव द्रव्य भरा हुआ है और इसी में सभी कुछ पड़ा हुआ है। ईआर भी डला है, गाल्जी बॉडी भी डला है, राइबोसोम भी डला है, लाइसोसोम भी डला है, सेंट्रोसोम भी डला है, सब कुछ इसी में पड़ा रहता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो इसका आंसर भी क्या है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, जीव द्रव्य है। लेकिन बहुत सारी बुकों में इसका आंसर क्या है, गोल्जी बॉडी भी आता है। गोल्जी बॉडी भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो कुछ प्रकार की जो बुकें हैं उनमें कोशिकांग को अंग नहीं माना गया है। कोशिकांग को अंग नहीं माना गया है, उनका मतलब ये होता है कि जो इसके द्रव में छोटे छोटे कोशिकांग पड़े हैं, इनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उसमें गोल्जी बॉडी आता है। गोल्जी बॉडी आता है ना। गोल्जी बॉडी इतना सा रहता है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन अगर आप पूरी कोशिका को देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें जो सेल ऑर्गन है वो जीव द्रव्य है। क्या है, जीव द्रव्य है। या तो ऑप्शन में जीव द्रव्य होगा या गोल्जी बॉडी होगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। क्योंकि वास्तविक तौर पर जब आप कोशिका का अध्ययन करेंगे, वास्तविक तौर पर जब कोशिका का अध्ययन करेंगे तो कोशिका में आप देखेंगे कि पूरी कोशिका को कौन घेरे हुए है। पूरी कोशिका में जो आयतन है वो आयतन किसका ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे एक कमरा है,
एक कमरा है, उस कमरे में मैं एक कुर्सी रख दूं, एक उससे बड़ी कुर्सी रख दूं और एक बड़ी टेबल रख दूं और उसमें पूरे में पानी भर दूं, पूरे कमरे में पानी भर दूं। फिर हम आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा इसमें वस्तु कौन सी रखी है, सबसे बड़ी वस्तु इस कमरे में कौन सी है, तो आप कहेंगे कि टेबल है जो कुर्सी से बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पानी भरा है वो पानी पूरे कमरे को घेरे हुए है, तो सबसे बड़ा तो वही होगा, है ना। तो अलग अलग वे हो सकता है। तो इसमें कभी कभी जीवद्रव्य आंसर आता है और कभी कभी गोल्जी बॉडी आता है, ठीक है। तो अलग अलग बुकों में लिखा है, लेकिन वास्तविक क्या है, जीवद्रव्य है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस जीवद्रव्य जो है ये बना काय का होता है ना, बना काय का होता है। तो इसमें 60 से 70%, 60 से 70-80% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। 60 से 80% जल होता है और 30% एलिमेंट होते हैं, 30% तत्व होते हैं। ये तत्व कौन से हैं, वही तत्व हैं जो जीवन के बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सब इसमें पड़े रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो इनका उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। चौथी हमारी हेडिंग आती है वैक्यूल्स। चौथी हमारी हेडिंग आती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। वैक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका में पहला आप लिखेंगे कि यह केवल प्लांट में होती हैं, यह केवल पादपों में पाई जाती हैं, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, पहला चीज लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। इसकी जो झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है ना। टोनोप्लास्ट कहते हैं इसको। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब पूछेगा कि इसका कार्य क्या है, ये जो रिक्तिका है इसका काम क्या है। इसकी देखो खोज के बारे में कोई श्रेय नहीं जाता, इसकी खोज का श्रेय किसी को नहीं जाता, ना ही किसी जगह ये दिया गया है, ठीक है। तो रिक्तिका जो है ये करती क्या है, ये फूड स्टोरेज करती है, खाद्य का संचरण करती है। जैसे कभी भी जरूरत पड़ती है फूड मटेरियल की तो उसका क्या है, स्टोरेज करती है ये। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको खाने का संरक्षण पूछे तब आपको वैक्यूल लगाना है, लेकिन अगर आपसे ऊर्जा का संचय पूछे तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया लगाना है। दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन लगता एक है। जिन्हें साइंस नहीं पढ़ा है ना, उनको ये एक लग सकता है। तो ऊर्जा का जो संरक्षण अभी हम आगे डिटेल से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। और कभी कभी आपने देखा है कि जो पौधों में रंग वगैरह आते हैं, है ना, फूलों में रंग आते हैं, है ना, तो वो इसी के कारण आ पाते हैं। किसके कारण, आपका वैक्यूल्स के कारण आ पाते हैं। कलर का निर्धारण यही करता है, कलर का निर्धारण वैक्यूल ही करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी। हिंदी में भी इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, इंग्लिश में इसका कोई नाम नहीं है। इसकी जो खोज है वो 1898 में, इसकी जो खोज है वो सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा बिल्ली में की गई थी, है ना। जो बिल्ली होती है ना, कैट, उसमें इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोशिका, बिल्ली की कोशिका और हमारी कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम में भी गोल्जी बॉडी होता है, उनमें भी होता है। और इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया। इनका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में इन्होंने इसकी खोज की। कभी कभी पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, तो दो नाम है, या तो लिपोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, लिपोकॉन्ड्रिया, या आपको डिक्टियोसोम मिलेगा, है ना, डिक्टियोसोम। ये दो नाम गोल्जी बॉडी के हैं जो अभी तक शायद आपने नहीं सुने होंगे, है ना। लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है और डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अगर और गहराई में जाएं, है ना, तो लिपोकॉन्ड्रिया जो है ये गोल्जी बॉडी का प्रकार है, टाइप है, जो हमें केवल जंतुओं में मिलता है। और जो डिक्टियोसोम है ये हमें पौधों में मिलता है ना। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो जंतुओं की गोल्जी बॉडी है उसे हम लिपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, और जो प्लांट की गोल्जी बॉडी है उसे हम डिक्टियोसोम कह सकते हैं। बात एक ही है, लेकिन ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर कई बार पूछा जाता है कि जो गोल्जी बॉडी है, हाँ इसमें भी लिख लेंगे आप, ये कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन है, कोशिका का ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट IMP नोट करके लिखेंगे, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस।
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? अभी तक आपने पावर हाउस सुना होगा, कोशिका का पावर हाउस क्या है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि सभी को पता रहता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। अब आप कहेंगे क्यों कहते हैं हम इसे? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप मुझे बताओ कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी हो जाती है और वो निर्देश देती है कि तुमको यहां जाना है, तुमको अब निकलना है, तुमको यहां जाना है, मतलब है ना। सिग्नल अगर काम नहीं करता तो वो ट्रैफिक पुलिस का जो व्यक्ति है वो वहां जाम ना लगे इस तरीके की सभी को लाइन देता है कि तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ, मतलब गाइड करने का काम करता है। तो वैसे ही गोल्गी बॉडी जो है वो भी निर्धारण करता है कि किसे कहां जाना है, किस पदार्थ कहां तक पहुंचाना है जहां उसका उपयोग हो सके, है ना। तो वो काम भी किसका है? गोल्गी बॉडी का है। और क्या करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम अगर आपने स्पर्म पढ़ा है, स्पर्म अगर आपने पढ़ा है और उसका जो चित्र देखा है वो इस तरीके से होता है ना। तो उसमें जो सिर होता है, हेड, वैसे तो इस स्पर्म जो है वो 3 भागों में बटा होता है। एक इसका अग्र भाग होता है जिसे हेड कहा जाता है, एक इसका मध्य भाग होता है जिसे मिडिल पीस कहा जाता है, और एक इसका अंतिम भाग होता है जिसे टेल या पूंछ कहा जाता है ना। तो इस हेड में सबसे अग्र जो संरचना होती है इसे एक्रोसोम कहते हैं, और यही एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है ना, जो ओवम को भेदने का काम करता है। ठीक है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी केवल आप याद रखें कि गोल्गी बॉडी क्या करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है और सेल वॉल का निर्माण करता है, सेल वॉल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी से आज तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? शॉर्ट में से ER कहते हैं और हिंदी में से अंतः, यहां लिख देता हूं मैं, अंतः प्रदब्बीय जालिका, अंतःप्रदब्बीय जालिका कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसकी जो खोज है वो 1945 में 1945 में पोर्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पोर्टर, है ना। पोर्टर वैज्ञानिक का नाम है, पोर्टर के द्वारा की गई थी। और यह एकमात्र ऐसा ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखो पहले हेडिंग आप ER डालना, फर्स्ट पॉइंट खोज पोर्टर के द्वारा 1945 में। दूसरा पॉइंट, यह ऑर्गन, इस ऑर्गन में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दिस ऑर्गन, मतलब इस ऑर्गन में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर। इसमें आरबीसी जो सेल होती है, आरबीसी में केंद्रक भी एब्सेंट होता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि ER भी एब्सेंट होता है। आरबीसी की जो कोशिका है, देखो आपके शरीर में त्वचा है, इसकी भी कोशिका है, आंखें हैं, इनमें भी कोशिकाएं हैं, बाल हैं, इनमें भी कोशिकाएं हैं, पेट है, लीवर है, किडनी, सब में कोशिकाएं हैं, खून में भी कोशिकाएं हैं। और खून में जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, उसकी आरबीसी में ना न्यूक्लियस होता और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता। ये बात आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि केंद्रक तो सबको पता है आरबीसी में नहीं होता, लेकिन ER भी नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक चीज और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोशिका में एकमात्र ऑर्गन कौन सा है जो केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैला होता है, इस तरीके से। एक बार क्वेश्चन पूछा था बहुत टेक्निकल तरीके से कि केंद्रक की झिल्ली से लेकर कोशिका में, केंद्रक की झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक ऐसा कौन सा अंग है जो फैलाव रखता है? तो उसका नाम भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है। लिख लेंगे आप इसको, कोशिका झिल्ली तक फैलाव होता है केंद्रक से। इसी के कारण इसको एक उपनाम दिया है कंकाल तंत्र। क्या नाम दिया है? कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र अगर आपसे पूछे, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल तंत्र हम किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र क्या है? हड्डियों का है, हड्डियों का कंकाल तंत्र हमें क्या है? आधार दिए हुए है। तो वैसे ही कोशिका के अंदर हड्डी क्या होती है? कोशिका के अंदर हड्डी, ऐसा पूछ ले सकता है, कोशिका के अंदर हड्डी किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल तंत्र ER कहलाता है। अब आप कहेंगे क्यों कहलाता है? क्योंकि भाई साहब ये केंद्रक से झिल्ली तक फैला हुआ है, जब ये पूरे में फैलेगा तो ये आधार देगा ना, इसलिए इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, राइबोसोम, है ना, ये लिख लिया, कंकाल तंत्र कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। अब आता है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। राइबोसोम
में राइबो का अर्थ होता है प्रोटीन, राइबो का अर्थ क्या होता है प्रोटीन, और सोम का मतलब क्या होता है संश्लेषण, सोम का मतलब क्या होता है संश्लेषण, है ना। राइबो का मतलब क्या है प्रोटीन, राइबोस प्रोटीन होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोस, ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, आगे मैं आरएनए डीएनए में आपको समझाऊंगा। तो राइबोसोम में राइबो का मतलब प्रोटीन है और सोम का मतलब सिंथेसिस है, संश्लेषण है, इसी कारण ये प्रोटीन का क्या करता है संश्लेषण करता है। इसे हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लिखो इसकी खोज, इसकी क्या लिखोगे खोज। इसकी खोज में आपको 2 नाम मिलेंगे, पहला नाम मिलेगा पैलेडे, पहला नाम क्या मिलेगा पैलेडे, और एक नाम मिलेगा रॉबिन्सन, एक क्या नाम मिलेगा रॉबिन्सन। पैलेडे और रॉबिन्सन, पैलेडे और रॉबिन्सन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बहुत सारी बुकों में पैलेडे लिखा है और बहुत सारी बुकों में रॉबिन्सन लिखा है। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सही क्या है, सही क्या है ना। तो सही दोनों हैं, सही दोनों हैं। फिर आप कहेंगे अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो तब आपको पैलेडे लगाना है, तब आपको पैलेडे लगाना है, क्योंकि पैलेडे ने इसकी खोज 1955 में कर दी थी। फिर रॉबिन्सन भाई साहब आए तो कुछ 2-4-10 साल बाद रॉबिन्सन ने इसकी खोज की। अंतर दोनों में ये है कि जंतु कोशिका में सबसे पहले पैलेडे ने इसको खोजा था, लेकिन पादप कोशिका में इसको सबसे पहले रॉबिन्सन ने खोजा था। ठीक है, तो जंतुओं में पैलेडे ने खोजा और पादप में रॉबिन्सन ने खोजा, इसलिए दोनों को इसका श्रेय जाता है, पैलेडे और रॉबिन्सन को। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन में हो, लेकिन अगर फिर भी हो जाए तब आपको क्या लगाना है पैलेडे लगाना है, क्योंकि वास्तविक सबसे पहले पैलेडे ने इसकी खोज की थी। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राइबो का मतलब प्रोटीन है और सोम का मतलब सिंथेसिस है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नोट करके लिखेंगे, है ना। जैसे इसको कंकाल तंत्र कहा था, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा था, वैसे ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन इकट्ठा करता है, प्रोटीन का संश्लेषण का। संश्लेषण का मतलब ये नहीं, संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना। जैसे आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन का मतलब दाल खाई, अंडा खाया, मांस खाया, दूध पिया, इन सब में प्रोटीन है। जैसे आपके पेट में गया तो आपका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद प्रोटीन निकाल लिया, प्रोटीन निकालने के बाद जो प्रोटीन पहुंचता है वो इसी के पास पहुंचता है, राइबोसोम। राइबोसोम सारा प्रोटीन इकट्ठा कर लेता है और उसी कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री कह दिया। नेक्स्ट लिखें इसी के अंदर, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। बड़े में थोड़ा कंफ्यूजन है, गोल्जी बॉडी मिलता है, कहीं जीव द्रव्य मिलता है, लेकिन छोटा एक ही है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ द सेल, है ना, इज द राइबोसोम, है ना, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। तो सबसे छोटा जो सेल ऑर्गन है वो कौन है? वो है आपका राइबोसोम। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण किसने किया, है ना। सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको संश्लेषण किसने किया? देखो, खोज कर दी वो एक अलग चीज है, लेकिन संश्लेषण पूछता है तो इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो एक वैज्ञानिक का नाम है नोमुरा, यहां लिखा हुआ है नोमुरा, है ना। तो नोमुरा ने इसे प्रयोगशाला में पहली बार सिंथेटाइज किया था। अब मैं आपको राइबोसोम के 2 प्रकार बताता हूं। अभी तक आपने राइबोसोम के प्रकार नहीं पढ़े होंगे। एक होता है 70S और एक होता है 80S, ये 2 भागों में बांट दिया। अब आप कहेंगे 70S क्या है और 80S क्या है ना। तो 70S के जो राइबोसोम हैं, 70S के जो राइबोसोम है ये कमजोर राइबोसोम हैं, कमजोर राइबोसोम हैं, छोटे राइबोसोम हैं, वीक राइबोसोम हैं। कमजोर राइबोसोम हैं, छोटे राइबोसोम हैं, वीक राइबोसोम हैं, कम ये कार्य कर पाते हैं और ये किसमें मौजूद होते हैं? ये होते हैं अविकसित जंतुओं में। किसमें होते हैं? अविकसित जंतुओं में। और अविकसित जंतुओं को क्या कहते हैं? अविकसित जंतुओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। कल ही मैंने आपको समझाया था, कल ही मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बहुत डिटेल से समझाई थी। तो वहां आप प्रोकैरियोटिक में लिख लेना कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और जो 80S प्रकार के राइबोसोम हैं ये बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं, है ना, और ये विकसित जीवों में पाए जाते हैं। विकसित जीवों का मतलब है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे यूकैरियोटिक क्या माजरा है? तो आपके अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। जंतु सेल है, ठीक है, आपके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, पौधों में यूकैरियोटिक सेल है ना। जितने भी जंतु संसार में दिख रहे हैं करोड़ों, सब में यूकैरियोटिक सेल है। जितने भी पौधे दिख रहे हैं सब में यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब विकसित है। जो बड़े जंतु हैं उनमें विकसित होगा, विकसित सेल होगी, विकसित सेल को यूकैरियोटिक कहेंगे। जब विकसित सेल होगी तो विकसित आरएनए भी होगा, सॉरी विकसित राइबोसोम भी होगा। तो विकसित राइबोसोम को हम 80S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं।
बात क्लियर है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का कल जो मैंने डिफरेंस लिखाया था उसमें जाकर आप 70s और 80s भी लिख लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे, और यहां भी लिख लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा। 2 जगह या 2 बार काम करने से उस काम को हम कभी भूल नहीं पाते, है ना, ऐसा विज्ञान कहता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखें आप लाइसोसोम। क्या लिखेंगे आप? लाइसोसोम। देखो इनके नाम हिंदी में भी राइबोसोम है, हिंदी में भी लाइसोसोम है। जिनका नाम हिंदी और इंग्लिश में एक ही रहेगा उसको मैं एक ही बार लिखूंगा, और जिसका हिंदी में होगा तो मैं बता दूंगा। तो लाइसोसोम की जो खोज है, लाइसोसोम की जो खोज है ये 1974 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डी डुबे। 1974 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। ये उसी समय की बात है जब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, है ना, 1974 की बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, और इसी के बाद 1975 में हमारा पहला वर्ल्ड कप हुआ था, है ना। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने से पहले 1 साल की बात है कि लाइसोसोम की खोज हुई 1974 में, डी डुबे ने की। अब इसका लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदब्बी जालिका करती है ना। इसका सबसे मोस्ट फैक्ट जो है, यह कोशिकांग एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसको नोट करके लिख लेना, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह कोशिकांग एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। आप कहेंगे कैसी एकल झिल्ली? जैसे लाइसोसोम पड़ा है इसके अंदर, तो इस पर एक ही झिल्ली है, 2 नहीं है। जैसे कुछ हैं, जैसे अभी ईआर पढ़ा, उस पर दोहरी झिल्ली होती है। किस पर दोहरी है, किस पर तहरी है, लेकिन इसमें पतली सी एक ही झिल्ली होती है लाइसोसोम की। अब पतली सी एक ही झिल्ली है लाइसोसोम की, तो होगा क्या? जब पतली एक ही झिल्ली होगी तो ये जल्दी से ब्रेक करेगी और फट जाएगी। तो इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो सेल को मार देते हैं। क्या करते हैं? सेल को मार देते हैं, सेल को खत्म कर देते हैं। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइड सेल ऑर्गन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आत्महत्या मतलब ये क्या करता है? अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। मारता क्यों है? मारता इसलिए है कि लाइसोसोम को जब कभी भी लगने लगता है कि यार ये कोशिका जो है अब ये जीवित रहने योग्य नहीं है ना, जीवित रहने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब इसमें इन्फेक्शन फैल गया है, इसमें बैक्टीरिया आ गया है, या इसमें घाव लग गया है, या कुछ भी हो जाए। जब भी लाइसोसोम को ऐसा लगने लगता है कि सेल में डिफॉल्ट आ चुका है, तो ये ब्रेक होता है, फट जाता है, यहाँ से ब्रेक होता है, फट जाता है। इससे कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ सेल में फैल जाते हैं और सेल को मार देते हैं। जब सेल को मार देते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ गया आत्महत्या की थैली, जो कि इतनी बार पूछा है व्यापम में और हर एग्जाम में कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसके साथ आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि सिंगल झिल्ली, यह ऐसा है कि इसमें सिंगल झिल्ली है और इसको प्लांट में स्फीरियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, जो क्वेश्चन आपके लिए नया रहेगा। स्फीरियोसोम इन्हें प्लांट में कहा जाता है। ठीक है, जंतुओं में लाइसोसोम, वैसे तो प्लांट में भी लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन कभी पूछ लिए कि लाइसोसोम का अन्य नाम क्या है, तो स्फीरियोसोम नाम है। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का जो आपका कोशिकांग है वो सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारककाय कहा जाता है। तारककाय। शाम के 4 वाले बैच में एक बच्चा था, जिस बच्चे ने इसके बारे में मुझे बताया था कि सर जब मैं पेपर देने गया था तो सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में ये लिखा था तारककाय, कि तारककाय क्या करता है, तारककाय का कार्य क्या है ना। और जब मैं एक बार स्वयं पेपर दे रहा था, तब पूछा था कि तारककाय की खोज किसने की, तारककाय की खोज किसने दी। और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2017 में हुआ था ना। हाँ, 17 में भी आया था और 16 में भी आया था। 17 और 16, क्योंकि इतने सारे सेट होते हैं कि उनमें क्वेश्चन आता है। हाँ, और एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक एसआई कांस्टेबल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे मैं आपको सब बताता हूं, एक एक करके सारे बताता हूं ताकि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है और व्यापम यही लिख के देता है। एक बात याद रखना, क्योंकि ये जो हिंदी नाम है ये पहले हिंदी नाम बुकों में नहीं था, पहले इसका नाम हिंदी में सेंट्रोसोम ही चलता था, सेंट्रोसोम ही चलता था और सेंट्रोसोम ही सबने रट लिया था, है ना। लेकिन व्यापम जब से तारक का लिख के देने लगा है ना, तब से बुकों में भी लिखे आने लगा है, क्योंकि तारक का जैसे ही लिखा आता है बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। मैंने भी जब साइंस से पढ़ाई की थी तो मुझे भी हमारे कॉलेज और स्कूल में ये नहीं बताया गया था, वो बस सेंट्रोसोम हिंदी में भी इंग्लिश में चलता था। लेकिन जब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ इसका हिंदी नाम क्या है, तारक काय है। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी में सॉल्व करते हुए हमेशा क्वेश्चन को हिंदी में भी देखना है और उसकी टर्म को थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखना है, ताकि दोनों को मैच करके आप सही से अनुमान लगा सकें। तो सबसे पहली क्वेश्चन आएगी कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज किसने की, तो पहला क्वेश्चन खोज वाला है जो है बेन तथा बेनेडन। खोज किसने की, बेन वेनेडन, 1983। देखो यहाँ क्या था 1974, वर्ल्ड कप के एक साल पहले, और यहाँ बस वही साल है जिस साल कपिल देव भाई साहब ने, कपिल देव या हरियाणा हरिकेन ही कहते हैं ना, हाँ हरियाणा हरिकेन मतलब कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जिता दिया। और बेन बेनेडन भाई साहब ने हमें ऐसी चीज बताई जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोसोम खोज कर दी। फिर क्वेश्चन आता है कि इसका नामकरण किसने किया, है ना। इसका नामकरण किसने किया, बाबेरी के द्वारा, है ना। बाबेरी का जो पूरा नाम है वो थियोडोर बाबेरी। तो थियोडोर बाबेरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेंट्रोसोम का नामकरण किया। कब किया, 1808 में। वैसे सन तो एक लिखने की परंपरा है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि यार डाटा को छोड़ा ना जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे कहने लगते हैं कि सर कब मैं कहता हूँ इसकी खोज अब हुई, कब हुई, तो कब इतना जरूरी नहीं है बायोलॉजी में। कभी अभी तक मेरे देखने से अभी तक कभी सनन नहीं आया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। नोबेल मिलता है किसी को तब वो सन पूछ लिया जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब इस सेल ऑर्गन का सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है कार्य। कांस्टेबल और एसआई में यही क्वेश्चन बार बार आता है कि सेंट्रोसोम करता क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। तो पूछेगा क्या सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन। फिर पूछेगा कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। फिर पूछेगा सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन ऑप्शन में नहीं देगा, कोशिका विभाजन ऑप्शन में नहीं देगा। ऑप्शन में क्या दे देगा, स्पिंडल का निर्माण। आप कहेंगे स्पिंडल क्या है, स्पिंडल कुछ नहीं है, जब कोशिका विभाजित होती है, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये लगती है इसको विभाजन करना है, तो इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक अपने आप में थोड़ा संकुचित होता है ना, और दो इस तरीके से स्पिंडल बना देता है ना। इनको फाइबर भी कहा जाता है। फिर यही इस तरीके से दो केंद्रक बना देते हैं, और इस तरीके से विभाजन हो जाता है, है ना। तो स्पिंडल का निर्माण भी कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन भी कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन में सहायक कौन है, तो सेंट्रोसोम है ना। कभी आ सकता है केंद्रक विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। केंद्रक विभाजन किसकी सहायता से होता है, सेंट्रोसोम की सहायता से होता है। केंद्रक विभाजन का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो दो भागों में कैसे बंटता है, तो सेंट्रोसोम। कोशिका द्रव्य कौन विभाजित करता है, सेंट्रोसोम ही आएगा, कुछ भी दे दे वो। बस आपको ये पता हो कि कोशिका विभाजन कैसे होता है और उसमें क्या क्या सहायक है, तो आप उठाकर आंख बंद करके सेंट्रोसोम लगा देंगे। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपको माइक्रोबॉडीज। में से माइक्रोबॉडीज से आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आप बीपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह, है ना, एआरओ वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह में क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पेपर देते हैं, ठीक है, बिहार वगैरह का पेपर देते हैं, तो वहाँ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंबाइन सबके लिए एक लेक्चर बनाता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति देखे तो उसको ये ना लगे कि यार इसमें ये चीज़ की कमी है, सफिशिएंट डाटा रहे, है ना।
तो अगर आप बीपीएससी यूपीपीएससी देते हैं तो उसमें माइक्रोबॉडीज, ये यूपीएससी भी देते हैं तो उसमें भी माइक्रोबॉडीज के बारे में पूछ लिया जाता है। माइक्रोबॉडीज की खोज का श्रेय किसी को नहीं जाता, किसी को नहीं जाता। लेकिन माइक्रोबॉडीज जब दो टाइप की बनी तो उनमें जो दो टाइप हैं, जो उसके दो प्रकार हैं, उनको बताने वाले दो वैज्ञानिक जरूर हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे माइक्रोबॉडीज है क्या, तो माइक्रोबॉडीज कुछ नहीं है, ये कोशिका के कण हैं। क्या है? कोशिका के कण हैं। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां लिखा हुआ है मैंने, देखो ये देखो गोल्गी बॉडी। जब गोल्गी बॉडी टूट फूट जाती है, जब गोल्गी बॉडी टूट फूट जाती है, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसमें ये गोल्गी बॉडी पड़ी है, ये यहाँ से टूट फूट गई, यहाँ से कण फैल गए इसके, है ना, यही कण फैल गए, तो यही क्या कहलाते हैं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, आपको पता है माइक्रो का मतलब छोटा, और बॉडी का मतलब वही है जो बॉडी है, शरीर है। तो ये शरीर भाई यही बनाते हैं, तो माइक्रो बॉडी नाम दे दिया। छोटे छोटे कण फैल जाते हैं, है ना। ये कण टू टाइप के होते हैं। पहला कण होता है पराक्सीसोम और दूसरा कण होता है ग्लाइसोसोम, है ना। दो टाइप हैं। पराक्सीसोम की जो खोज है वो टोलबर्ट के द्वारा की गई थी। पराक्सीसोम है ना। आप क्या लिखेंगे? माइक्रोबॉडीज। फिर लिखेंगे इसकी सब हेडिंग, यह टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स से नंबर वन लिखेंगे पराक्सीसोम डैश टोलबर्ट, दूसरा लिखेंगे ग्लाइकोसोम डैश बीवर्स। क्या लिखेंगे? बीवर्स। पराक्सीसोम डैश टोलबर्ट, ग्लाइकोसोम डैश बीवर्स। अब आप कहेंगे ये पराक्सीसोम क्या है, ग्लाइकोसोम क्या है? तो कुछ नहीं, ये सहायक होते हैं, है ना। जैसे कोशिका में श्वसन होना है ना, जैसे C3 पौधे होते हैं, C3 पौधे में कुछ विशेष प्रकार का श्वसन होता है ना, तो उनमें ये सहायक होते हैं, है ना, कलर अलर का निर्धारण करने के लिए, है ना। इतना ज्यादा डिटेल से नहीं पूछेगा, बहुत हो जाएगा। बस आप साइंस याद रखें, सॉरी इसकी प्रोसेस याद रखें, है ना, कि मतलब इसका जो साइंटिस्ट है कि इसकी खोज किसने की, तो टोलबर्ट ने, इसकी खोज बीवर्स ने। माइक्रोबॉडीज के बस बारे में याद रखो, क्या होते हैं? गोल्गी बॉडी से टूटे फूटे पदार्थ माइक्रोबॉडी कहलाते हैं। बस अब हम बात करेंगे कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। सूत्रगणिका, गणिका या कणिका, थोड़ा सा देख लेना, हिंदी में मुझे याद नहीं होता बार बार। सूत्रकणिका, सूत्रगणिका या ऊर्जा ग्रह इसको हिंदी में कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह हिंदी में कहा जाता है। खोज में बड़ा कंफ्यूजन है, इसकी जो खोज है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण है। मैं मेरी कहानी बताता हूं कि मैं किस समस्या से ग्रसित रहा। जब मैंने बायोलॉजी से पढ़ाई की तो बायोलॉजी में हर एक क्लास की, चाहे मैंने 11th पढ़ा हो, 12th पढ़ा हो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ, फिफ्थ सेम, सभी सेम में रहा। फिर इसके बाद मैंने पीजी किया, उसमें भी मैंने पढ़ा। तो हर जगह इसकी जो खोज है वो कॉलिकर को जाती है। किसको जाती है? कॉलिकर को जाती है। जब मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिशन में आया तो मेरे पहले जो टीचर थे, उनका नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ, उनने मुझे खोज बताई अल्टमान। उन्होंने मुझे खोज बताई अल्टमान, तो मैं थोड़ा सा भ्रम में पड़ गया। फिर मैंने उनसे वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद दोनों से निष्कर्ष निकला, है ना, कि वो अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो और फिर पुस्तकों को छांटा गया मेरे पढ़ने के दौरान, तो फिर मुझे ये मिला कि कॉलिकर भी सही है, अल्टमान भी सही है। तो फिर क्वेश्चन ये आता कि दोनों आ जाएं तो हम क्या करेंगे? तो एक तो दोनों कभी आते नहीं हैं। मैं एक एग्जाम का पेपर दे रहा था, तब मुझे वहाँ कॉलिकर ऑप्शन में नहीं मिला, तो मैं घबरा गया और मैं इनमें से कोई नहीं लगाने वाला था। फिर मुझे एक सर का याद आ गया, फिर मैंने अल्टमान लगा दिया, है ना। तो कॉलिकर ने भी इनकी खोज की और अल्टमान ने भी इनकी खोज की, है ना। तो दोनों को श्रेय जाता है। दो कभी ऑप्शन में नहीं आ सकते, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आ सकते। अगर आ जाएं तो फिर वो हिंट देगा। वो क्या देगा? हिंट देगा। हिंट क्या देगा? हिंट वो ये देगा कि या तो खोज पूछेगा या फिर वो नाम पूछ लेगा, है ना, कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, है ना। तो या फिर पूछेगा कि गहराई से अध्ययन किसने किया, या फिर सर्वप्रथम, देखो सर्वप्रथम खोज पूछे तब कॉलिकर आएगा, लेकिन गहराई से अध्ययन पूछे तब आपको अल्टमान आएगा। क्या आएगा? अल्टमान आएगा। तो सबसे पहले खोज लिखेंगे, खोज में आप दोनों के नाम लिख लीजिए। खोज में आप कॉलिकर और अल्टमान दोनों के नाम लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसका नामकरण। जो इसका नामकरण है वो किसने किया था? बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा ने। बेंडा ने इसका नामकरण किया। और इसी का एक और नामकरण किसने किया? बायोप्लास्ट।
इसी का एक और नाम क्या है, बायोप्लास्ट है, जो किसने दिया, जो हमारे अल्टमान भाई साहब ने दिया। इसी का एक और नाम क्या है, बायोप्लास्ट है। तो देखो बड़ा कंफ्यूजन है। खोज कॉलिगर और अल्टमान दोनों, नामकरण बेंडा, नामकरण कौन सा नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण बेंडा, लेकिन बायोप्लास्ट भी इसका एक और नाम है, बायोप्लास्ट अल्टमान के द्वारा, बायोप्लास्ट नाम अल्टमान के द्वारा। या फिर पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है, तब आप क्या लगाएंगे, बायोप्लास्ट। क्लियर है ना, थोड़ा सा इसमें केयरफुली चलना पड़ेगा आपको, है ना, बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। नेक्स्ट इसी में छोटा सा एक और पॉइंट लिखेंगे आप, इसी में छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं, सबसे ज्यादा एंजाइम, हाईएस्ट एंजाइम। देखो अब मैं कुछ पॉइंट हैं, कुछ मुझे बहुत सारे पॉइंट याद आ गए, मुझे बहुत सारे पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में याद आ रहे हैं, एक एक करके लिखते जाओ, एक एक करके लिखते जाओ। पूरा सेंटेंस आप बाद में बना लेना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में क्या लिखो, वो सर्वाधिक एंजाइम, सर्वाधिक एंजाइम इसी में है। दूसरा पॉइंट लिखो आप, दूसरा पॉइंट लिखो आप कि इसमें अंगुली जैसी संरचनाएं, अंगुली नुमा संरचनाएं क्रस्टी कहलाती हैं। अंगुली नुमा संरचना डैश क्रस्टी, यहां लिख देता हूं मैं, अंगुली नुमा संरचना डैश करके लिखेंगे क्रस्टी कहलाती हैं। फिर आप लिखेंगे इसका जो जीव द्रव्य है, इसका जो जीव द्रव्य है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, देखो बहुत गहराई में पहुंच गए अपन। कोशिका, इसका द्रव्य अलग है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म है ना, केंद्रक है, इसका द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, आगे पढ़ेंगे। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, यहां बना देता हूं, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा रहता है। इसमें ऐसे उभार होते हैं, तो ये जो उभार हैं इस तरीके से अंगुली नुमा संरचना है, ये क्या कहलाती हैं, क्रस्टी कहलाती हैं। इस पर जो द्रव भरा है, इस द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसी में एक छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं में एक छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं, F1, है ना, F1 कण कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं, F1 कण कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये करते क्या हैं, ये करते क्या हैं, तो एक बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल ये बनने लगा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लगा है कि जो TCA है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, इसी को हम कहते हैं TCA साइकिल, TCA साइकिल। अब TCA क्या है, ट्राई, फुल फॉर्म लिखें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखिए, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें, क्रेब्स चक्र, इसी का एक और नाम है TCA, इसी का एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल है, ये कहां संपन्न होती है, ये क्वेश्चन भी आप हमने कई बार पूछा है। तो क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के जीव द्रव्य में संपन्न होता है। अब आप कहेंगे क्रेब्स चक्र ये क्या समस्या है, तो क्रेब्स चक्र जो है ये आपका ऑक्सीशोषण है, ये आपका क्या है, ऑक्सीशोषण है। आपने सांस ली, ये सांस अंदर पहुंची तो कहां पहुंची, फेफड़ों में पहुंची क्या, फेफड़ों में पहुंची, लेकिन फेफड़ों में इसका कोई उपयोग नहीं है। फेफड़ों से जब ये कोशिका के अंदर जाती है और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके मैट्रिक्स में जाती है और मैट्रिक्स में जाकर जब क्रेब्स चक्र में जाती है और क्रेब्स चक्र में जब ये टूटने लगती है खाने के साथ और फिर इससे एनर्जी मिलती है। आपको मैंने कई बार बताया है कि जो आपके खाने से एनर्जी मिलती है वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से मिलती है। मतलब खाना आप कितने ही खा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको ऑक्सीजन ना मिले। आप खाना के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप एक सेकंड जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब ऑक्सीजन आपने ली, खाना आपने खाया, फिर ये ऑक्सीजन खाने का ऑक्सीडेशन करती है और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है और इससे निकलती है ऊर्जा, एनर्जी, जो कौन सेव कर लेता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेव कर लेता है। जो कौन सेव कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया सारी ऊर्जा सेव कर लेता है। और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह।
है ना। तो नोट करके लिख लो, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा को क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। फिर आपसे पूछेगा ऊर्जा को संरक्षित काय में करता है, तो एटीपी में, काय में करता है, एटीपी में। अब आप कहेंगे एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है? तो ये बनता है आपका ADP प्लस P इक्वल टू ATP, है ना। 3 तरीके से, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे 3 होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP, ATP, AMP। और इसकी जो खोज है वो कार्ल लोमान के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो कार्ल लोमान के द्वारा की गई थी। वैसे इतना डीपली कभी आएगा नहीं, अगर आ जाए तो आप इस लेक्चर को देख लेना, आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्रेब्स चक्र क्या है। तो खाना आपने खाना खाया और आपके खाने में जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है, जो फैट है, प्रोटीन और जो फैट है वो इस साइकिल में चला जाता है और इस साइकिल में फिर ऑक्सीजन आ जाता है, इसलिए इस चक्र को ऑक्सीशोषण भी कहा जाता है। इस चक्र को ऑक्सीशोषण भी कहा जाता है। फिर ये ऑक्सीजन प्रोटीन और फैट को तोड़ने का काम करती है। प्रोटीन और जब फैट को तोड़ती है तो सबसे पहले बनता है एसिटल कोएंजाइम। एसिटल कोएंजाइम से बाद बनता है सिट्रिक एसिड, सिसोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्साल्यूसिनिक एसिड, कैटगोलिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फुमारिक एसिड और एसिटल कोएंजाइम। तो ऐसे बहुत सारे चरण हैं। फिर इसमें और बहुत सारे एंजाइम आते हैं। हेक्सोकाइनेस है, फास्फोहेक्सोकाइनेस है, फास्फोहेक्सोआइसोमरेस है, फास्फोफ्रक्टोज है, बहुत चीज़ें हैं, आप फंस जाएंगे, है ना। तो बस आप इतना याद रखिए कि क्रेब्स चक्र आपके मैट्रिक्स में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खत्म है। इससे बनती क्या है? ऊर्जा बनती है। कितनी ऊर्जा बनती है? तो एक ग्लूकोज से 36 ATP ऊर्जा बनती है। एक ग्लूकोज से 36 ATP बनती है और अनाक्सी शोषण में एक ग्लूकोज से 2 ATP बनती है। 2 ATP बनती है इस तरीके से, है ना। कभी कभी क्या है, ये कभी कभी दोनों साथ में भी हो जाती हैं, तब एक ग्लूकोज से 38 ATP भी बन जाती है। क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज से 36 ATP। एक और चक्र होता है ग्लाइकोलाइसिस। एक और चक्र लिख लो, यहीं लिख लो इसमें। एक और चक्र होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स चक्र को ऑक्सीशोषण कहा जाता है और ग्लाइकोलाइसिस को अनाक्सीशोषण कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को अनाक्सीशोषण कहा जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका के द्रव्य में चलता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य में चलता है। लेकिन कभी कभी ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलने लगता है। वहां तो चलता ही है, यहां भी चलने लगता है। तो जब यहां चलने लगता है तो अनाक्सीशोषण मतलब ग्लाइकोलाइसिस से हमेशा एक ग्लूकोज से 2 ATP बनते हैं, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनते हैं। क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। लेकिन कभी कभी मैट्रिक्स में दोनों क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं और एक ग्लूकोज से 38 ATP बन जाते हैं, क्योंकि 36 और 2 38 होता है, आप जानते हैं, है ना। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो बस अंतिम पॉइंट आप लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। बस बात खत्म करें। एक और बताया था मैंने, F1 कण में एक और साइकिल चलती है जिस साइकिल का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिगमन तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ETS है, पाथवे भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, जो आपको सही लगे। F1 में चलता है। अभी बहुत लंबा, मुझे बहुत पढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी अपने आप को रोक रहा हूं। आज का लास्ट हमारा प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड को हिंदी में कहा जाता है लवक। सबसे पहले इसकी खोज हैकल के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो हैकल के द्वारा 1865 में की गई थी। 1865 में हैकल ने इसके बारे में बताया, है ना। इसके बाद इसका नामकरण सिम्पर ने किया।
किसने किया? सिम्पर ने किया, सिम्पर ने किया, सिम्पर ने किया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड में सबसे पहले नोट करके लिख लो, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी हरा भाग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल कहलाता है, जितना भी हरा भाग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल कहलाता है ना। बेसिकली जो अभी मैं इसके टाइप आगे बताऊंगा, पहले और आगे लिखो, पहले आगे लिखो, इसमें प्लास्टिड लिख लिया, प्लास्टिड में इसी के ब्रैकेट में लिख लो क्लोरोफिल। क्या लिख लो? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। हिंदी में इसको कहा जाता है हरित लवक, हिंदी में इसको कहा जाता है हरित लवक, हिंदी में इसको कहा जाता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। अब हरित लवक करता क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा बनती है? प्रकाश संश्लेषण में आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित होती है। फिर आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है ये संश्लेषण हमारे पौधों के हरे भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग में होता है, पौधों के हरे भाग में होता है। और हरा भाग क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, जिसका सूत्र यहाँ लिखा है। वैसे सूत्र तो कभी पूछा नहीं जाता, ना ही अभी तक आया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। कार्बन के 55 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 72 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं, नाइट्रोजन के 4 अणु होते हैं और मैग्नीशियम होता है। यही मैग्नीशियम से बार बार क्वेश्चन आता रहा है कि क्लोरोफिल का संगठनात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल का संगठनात्मक तत्व कौन सा है? तो आप क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल का संगठनात्मक जो तत्व है वो क्या है? मैग्नीशियम है। यही इसका संगठन करता है। ठीक है, यही इसका संगठन करता है और इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। पौधों का प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाना, भोजन निर्माण करना कैसे करते हैं? पौधों में क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरा भाग हरित लवक कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कुछ पौधे हरे नहीं दिखाई देते। हरे आपको जरूर दिखाई ना दें, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में हरित लवक होता है। उपस्थिति किसकी होगी? प्रकाश की, सनलाइट की। प्रकाश होगा किसका? सूर्य का। सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, कांस्टेबल में पूछा था। तो हरित लवक तो पौधों के पास स्वयं होता है, कोई उन्हें दे नहीं सकता। और सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह इनको मिल जाता है, सुबह सुबह इनको मिल जाता है। चाहिए क्या? चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में? 6 मात्रा में, है ना, 6 मात्रा में। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, तो 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ये खुद ले लेते हैं वातावरण से। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जो मानव है, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखूं मैं, जो मानव है, ये मानव क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो लेता क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेता है। और आपने कई बार सुना होगा कि मानव ऑक्सीजन पौधों से लेता है ना। और ये सिस्टम किसका चल रहा है? पौधों का। तो अभी आज मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल के बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल के बताऊंगा कि कैसे पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और जब छोड़ी तो ये वातावरण में पहुंच गई, तो पौधों ने ले ली, पौधों ने इसको ले ली। और साथ में फिर आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पानी का फार्मूला क्या है? H2O, है ना। तो 6 अणु इसने किसके ले लिए? पानी के ले लिए, जो आपने डाल दिया। आपने नहीं डाला तो जड़ों से ले लिया इसने। और 6 इसने कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए। जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकला, इसने प्रकाश संश्लेषण चालू कर दिया। इसने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस चालू कर दिया। और क्या बना लिया? खाना। क्या बना लिया? खाना। खाने में क्या? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। फार्मूला लिखते हैं C6H12O6। निकला क्या? यहां से निकलेगा आपका 6H2O निकलेगा और 6
6 अणु ऑक्सीजन के निकलेंगे, 6 अणु ऑक्सीजन के निकलेंगे। अब आप इसको बैलेंस करके देख लेना, यहां जितने अणु हैं 6 CO2 12 H2, सॉरी ये 12 होगा, है ना, ये 12 होगा। 6 CO2 के अणु रहेंगे, पानी के 12 अणु रहेंगे। अब आप इसको बैलेंस करके देख लेना, यहाँ पर 6 कार्बन है, वहाँ भी 6 कार्बन है ना। यहाँ 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 12 दूनी 24 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, 6 और 6 12 ऑक्सीजन है। हाँ ठीक, यहाँ जितने अणु हैं उतने ही अणु यहाँ हैं, आप गौर से देख लेना। तो ये खाना बन गया, ये खाना इन्होंने रख लिया, खुद खा लिया, और पौधे तो खुद खा नहीं पाते तो कौन ले लेता है ना, जो इंसानी मानव है, आदमखोर भेड़िया, ये मानव इन पौधों से छुड़ा लेता है खाना, और बेचारे पौधे रोज बलि का बकरा बन जाते हैं। पानी आप देखते हैं, पानी पत्तियों पर आपको मिल जाता है, पत्तियों देखा होगा, पत्तियां रात में, दिन के समय जब आप उठते हैं तो पत्तियां भीगी होती हैं। और ये जो ऑक्सीजन है 6 अणु, ये ऑक्सीजन यहाँ से इसने छोड़ दिया वातावरण में और मानव ने ये ले लिया। तो कुल मिलाकर पौधे जितना भी कुछ बनाते हैं, चाहे खाना बनाते हों, चाहे ऑक्सीजन बनाते हों, है ना, सब कुछ लेने का काम कौन करता है, मानव करता है, और बेचारे पौधे भूखे रह जाते हैं। ठीक है, तो इस संसार में यूनिवर्सल रसोई घर जो है वो आपका हरित लवक है। अगर हरित लवक नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तो इस पृथ्वी पर खाना नहीं बन पाता, ऑक्सीजन नहीं बन पाती, है ना, और इस संसार में जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं होती। ना आप यहाँ पढ़ते, ना मैं यहाँ पढ़ाता। बात क्लियर है, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के किस प्रकार में सबसे ज्यादा होता है ना। आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 कलर में बटा हुआ है, ऐसा हमारे न्यूटन भाई साहब ने बताया था, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा लिखित पुस्तक मैथमेटिसिया ऑफ प्रिंसिपिया थी। ठीक है, एक पुस्तक का नाम ऑप्टिक्स भी है। तो न्यूटन ने बताया कि 7 कलर का प्रकाश होता है, बेजानी हापी नाला, जिसमें से लाल कलर जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह घूमो, सुबह सुबह घूमने जाओ, है ना। कभी आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा कि सुबह घूमने क्यों जाओ। सभी कहते हैं सुबह सुबह घूमने जाओ, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सुबह घूमने क्यों जाओ। तो सुबह इसलिए जाते हैं भाई साहब कि सुबह सुबह अगर आपको सूर्य को देखेंगे तो सुबह सुबह लाल रंग ही सूर्य देता है। अब आप कहेंगे लाल ही क्यों देता है, तो इस पर बहुत बड़ी थ्योरी है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। लगभग 1 घंटा लग जाएगा कि सूर्य लाल ही क्यों देता है सुबह सुबह, हरा क्यों नहीं देता, बैगनी क्यों नहीं देता, नीला पीला क्यों नहीं देता। ठीक है, बस इतना याद रखो कि लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए सिग्नल भी लाल रंग का बनता है, और सूर्य लाल देता है, ऐसा न्यूटन ने बताया। न्यूटन के नियम के अनुसार लाल सुबह सुबह ज्यादा होता है, और जब लाल सुबह होता है तो प्रकाश संश्लेषण भी सुबह ज्यादा होता है, और जब प्रकाश संश्लेषण भी सुबह ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन भी ज्यादा निकलेगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन लेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप चेतन हो जाएंगे, आपको ज़्यादा याद रहेगा, आप ज़्यादा लंबी समय तक जिएंगे। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वाला माहौल रहेगा आप लंबे जिएंगे, कम ऑक्सीजन वाला माहौल रहेगा आप कम जिएंगे, है ना। इसलिए गांव के लोग ज़्यादा जीते हैं, शहर के लोग कम जीते हैं, जल्दी बीमार होते हैं और निपट जाते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ का कारण है, हर एक चीज़ का इस संसार में कारण है। आप यहाँ बैठे हैं तो भी कारण है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो भी कारण है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो भी कारण है, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो भी कारण है, आप फेसबुक चला रहे हैं तो भी कारण है, आप खाना खा रहे हैं तो भी कारण है, भूख लगी है, हर एक चीज़ का कारण है। ठीक है, और कारण है तो उसका निवारण है, उसका निवारण भी होता है, और निवारण कैसे प्राप्त होता है वो हम यहाँ आपको बताएंगे। ठीक है, तो अंतिम आज का लास्ट क्या था, प्लास्टिड। प्लास्टिड में ये सब चलता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो हरित लवक है, हरित लवक का जो चित्र है, जो डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से होता है ना। अभी तक आपको ये सब किसी ने नहीं बताया होगा, इस तरीके से होता है। ऐसे ऐसे इसमें कुछ कॉइन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना। इसके अंदर जो द्रव भरा है ये भी मैट्रिक्स कहलाता है, 2 ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके जो कॉइन है, इस तरीके जो कॉइन है, इस तरीके जो कॉइन है, ये ग्रेना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रेना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रेना। इसी ग्रेना में क्या होता है, इसी ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये लिखते जाना है आपको, मैं सब कुछ नहीं लिखाऊंगा। ग्रेना में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इस पूरे ग्रेनम के बॉक्स को थाइलेकॉइड कहते हैं, थाइलेकॉइड। इस पूरे ग्रेना के बॉक्स को थाइलेकॉइड कहा जाता है। इसको जोड़ने वाला जो भाग है ये लेमिली कहलाता है। इसको जोड़ने वाला भाग जो है वो लेमिली कहलाता है।
लैमली कहलाता है। और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे और भाग होते हैं, इनके अंदर स्टोमा होता है। क्या होता है? स्टोमा होता है। क्या होता है? स्टोमा होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ग्रेना में हमेशा प्रकाश संश्लेषण होता है। ग्रेना में हमेशा प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और स्ट्रोमा में हमेशा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा में हमेशा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो रात के समय होती है। जो कब होती है? रात के समय होती है। ठीक है, तो ग्रेना ये हो गया, इसके बाहर स्ट्रोमा होता है। ये सब हम क्लोरोफिल के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी तक क्लोरोफिल में इतना कोई नहीं बताता, लेकिन हमने आज क्लोरोफिल का पूरा ऑपरेशन कर दिया। तो क्या है? ग्रेना है, ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। थाइलेकॉइड होता है, इसमें एक रिंग भी पाई जाती है, इसके अंदर एक रिंग भी पाई जाती है, उस रिंग का नाम है पायरोल, है ना। ये व्याप हमने पूछा था कि क्लोरोफिल में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो पायरोल रिंग पाई जाती है। और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, जो इसका संगठनात्मक तत्व है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट मतलब क्लोरोफिल का भी लास्ट। क्या? इसके प्रकार। क्लोरोफिल के प्रकार अभी तक आपने सुने नहीं होंगे। तो पहला इसका जो प्रकार है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा इसका प्रकार है वो है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा इसका जो प्रकार है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब इसके अंतर्गत आता है, क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? हरा होता है। कुछ स्थितियों में नीला भी होता है, लाल भाजी वगैरह खाई होगी तो लाल भी होता है, कहीं कहीं गाजर वगैरह में नारंगी भी दिखाई देता है। तो बहुत सारे कलर हैं। मेन काम इसका क्या है? मेन काम वही है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक ग्रेना में, अप्रकाशिक स्ट्रोमा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। तो फिर क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? क्रोमो का मतलब होता है क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोम का मतलब क्या होता है? वर्णक। और वर्णक का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये पौधों में नहीं, ये पुष्पों में रंग देता है। पुष्पों में जो रंग होते हैं ना, गुलाब, लाल गुलाब, सफेद गुलाब, पीला गुलाब, सदा सुहागन, चांदनी, मोगरा, है ना, कितने सारे फूल हैं, उन सभी में रंग क्रोमोप्लास्ट देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये बेरंग होता है। कैसा होता है? बेरंग होता है, कलरलेस होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता, है ना। ये जड़ अड़ब में पाया जाता है, इसका ज्यादा रोल नहीं है ना। तो आप इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा कोशिका में केवल और केवल क्या बचा? न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस की बाहर की जानकारी पूरी पढ़ ली है। अगला लेक्चर में आपका पूरा न्यूक्लियस समाप्त हो जाएगा और आज से पूरा कोशिका समाप्त। और कोशिका के बारे में आपको जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी को आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद आप इसको दो से 3 बार रिवाइज कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना है, इसको रिवाइज आपको 21 दिन के अंदर करना है। 21 दिन के अंदर अगर आप 3 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।